बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नैब ने बाकायदा साजिश के तहत मियां नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल तबाह किया, ऐसा कहना है एहतसाब अदालत लाहौर का। निहायत गैर मामूली रिमार्क्स दिए गए हैं उनके तफसीली फैसले के अंदर। सवाल यह कि क्या रिलीफ मिलने पर मियां नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी का रास्ता है वो भी हमवार हो गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये पूरा खेल ही इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन का है, मगर ये बात अब तक तय नहीं हो सके कि इलेक्शन होंगे तो किस मरदमशुमारी के तहत होंगे। इसके ऊपर हम तफसील से आज पहले हिस्से में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो ओन चौधरी साहब हैं वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा क्यों है? 555 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त देकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए। इसके ऊपर बात होगी और जानने कोशिश करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ का जो आखिरी किला है गिलगित बल्तिस्तान, वो भी उनके हाथ से निकल गया। पार्टी के अंदर हम ख्याल ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक नमूदार तो हो रहे हैं, दौड़ है वज़ीर आला की कि कौन बनेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, तफसीली फैसला आ गया है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से प्लॉट अलॉटमेंट केस का, जिसमें लिखा गया है, जो लाइन सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरनाक लगी है कि उनका सियासी मुस्तकबिल तबाह करने के लिए साबका हुकूमत ने नैब को प्रेशराइज किया कि उनके ऊपर रेफरेंस कर दिया जाए। बात यह है कि एक अब तो मजाक ही बन गया है कि रोज़ ही हम इनके ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं, मगर एक अदालतें, हमारा अदालती निज़ाम, एक फैक्ट्री वहाँ पे लगी हुई है। एक पहले वो पार्टी को पकड़ती है तो उसके ख़िलाफ़ जो है ठग ठग रोज़ के 4 मुकदमात आते हैं, हम उस पर तबसरा करते हैं, फिर अदालतों में चले जाते हैं और बताया जाता है कि इन जैसे बुरे विलन दुनिया मदरसा से भी ज़्यादा बुरे, प्रेम चोपड़ा भी किसी को बना देते हैं। तो वो फैक्ट्री थी, फिर एकदम हालात पलटा खाते हैं तो वो उसके बाद फिर वो दूसरी वो फैक्ट्री बंद हो जाती है, नई फैक्ट्री लग जाती है। बताया जाता है कि कल के जो हीरो थे आज के विलन बन गए हैं, तो वो दोबारा जो है ना अमिताभ बच्चन को प्रेम चोपड़ा बना देते हैं। लगता है को फिल्म देख के आए हैं। ये फिल्म नहीं है, ये गेम एक चलती रहती है। तो बहरहाल वो पुरानी फैक्ट्री जो थी जिसका रोज़ उसके खिलाफ वो होते थे, नुकसान उसमें सिर्फ ये है कि ये कुछ तो जाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, जाली मुकदमात होते हैं, मगर बीच में से कई सही मुकदमात भी होते हैं। फ़ायदा उन करप्ट लोगों का होता है जिन्होंने जेनुइनली माल भी बनाया होता है, पैसा भी बनाया होता है। तो जब ये उनके साथ जाली मुकदमात भी जोड़ देते हैं तो सारा सिस्टम ही मशकूक हो जाता है। और वो बड़े सबसे ज़्यादा खुश वो होते हैं क्योंकि उनको भी ये मौका मिल जाता है कहने का, देखा जी ये नैब भी गलत थी, अदालती गलत थी, मेरे ख़िलाफ़ सियासी केस था। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होती है और ये हो गई भी है। अब जेनुइनली भी किसी को पकड़ लें तो पहले एक ज़माने में किसी के ऊपर उंगली भी ज़रा सी उठ जाती थी तो उसकी मोहल्ले के अंदर इज़्ज़त नहीं रहती थी, लोग ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं करते थे, कोई भी कुछ भी पहलू लोग ये बड़ा ये इसका सोशल प्रेशर होता था। अब नहीं रह गया। अब वो जो है आपके अब्बा जी को, दादाजी को, चाचा जी को, किसी को भी पकड़ के ले जाएं, वो कहते हैं बस जी वैसे ही पकड़ के ले गए, कोई ऐसी बात नहीं, इनके साथ कोई सियासी मुखालफत थी, वैसे ये बड़े नेक आदमी हैं। और यही एक है तो, और किया भी ऐसे तरीके से जाता है। लेटेस्ट तो आज ये है कि जो जिसका आपने हवाला दिया कि नवाज शरीफ साहब की बरियत हो गई, ये 1986 में जो उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर जो है प्लॉट दिए थे, उस ज़माने में क्योंकि हम खुद रिपोर्टिंग के अंदर आ चुके हुए थे तो ये कोई ख़बर नहीं, बेताशा सैकड़ों के हिसाब से हमारी अपनी बरादरी के अंदर बेताशा लोगों को प्लॉट मिले थे। हमारे दफ्तर में काम करते थे, 10 प्लॉट उन्होंने के ख़ानदान में लिए हुए थे। तो पूरी ये लामा इकबाल टाउन के अंदर तो बिल्कुल जो है आधे से ज़्यादा प्लॉट बंदर बांट हुई, फिर बाद में जॉर्ज टाउन में हुई और ये सारे इलाके जो इसी तरह बांटे गए। तो उस ज़माने का 1986 का केस था, ये चलता आ रहा था। तो शायद जी बहरहाल ये अदालत ने उनको फाइनली इस पर क्लियर कर दिया। मगर 2-3 चीज़ें इसके अंदर ज़रा कुछ मज़ाक़ा खेज़ हैं। एक तो ये है कि अदालत की जो उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं वो लगता है कि जज साहब नहीं है, कोई ये पार्टी के किसी के स्पोक्समैन है। हाँ। उनकी जिस तरह की उनकी ऑब्जर्वेशन है कि जी ठीक है
अदालत 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म को इन्होंने पकड़ लिया। अब ये है कि सिटीजन होते हैं वो उसके ओहदे का कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो अगर इस लिहाज से तो PTI चेयरमैन भी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म है, फिर उनके 177 अब केसेस हो गए, उसमें बात करते हैं अभी जी। तो उसमें कि जी साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। तो ये आजकल जो नैब कर रही है ये क्या हो रहा है। और इस तरह एक बड़ी ऑब्जर्वेशन उसके अंदर बड़ी मज़ेदार है कि जज साहब अपने बड़े आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सियासी इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई है ना, एक तो वो काबिल एतराज़ है। दूसरा उसके अंदर जो है एक अहम पहलू ये है कि नवाज शरीफ साहब अभी भी उनका कानूनी स्टेटस ये है कि वो इश्तिहारी मुजरिम है, वो एब्सकॉन्डर है, वो मुल्क से दौड़े हुए हैं। और जब तक ये कानून हमें यही आज तक पढ़ाया गया था, समझाया गया था कि जब तक आप इश्तिहारी हैं आपकी बरीयत नहीं हो सकती, आप अदालत में पेश होते हैं कि जनाब मैं आ गया था और मैं मंदरजा झेल वजूहात की वजह से गया था, तो अदालत कहती है चलें ठीक है। उसके बाद अगर आपके बाकी मेन अक्यूज़्ड क्लियर हो गए हों तो आपकी बरीयत भी हो जाती है। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए और ये अपनी नौयत का पहला होगा। जज साहब ने ज़रूर इसके अंदर वैसे इसकी जो रीज़न्स दिए हैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी ये इश्तिहारी मुजरिम बनने के तकाज़े होते हैं कि बताना पड़ता है, वारंट देने पड़ते हैं, तो ये पूरे नहीं किए गए। अब पूरे पाकिस्तान को पता हो कि नवाज शरीफ साहब जो लंदन में रहते हैं, 10 दफ़ा 50 दफ़ा रोज़ ख़बरों में चल रहा हो, कई सालों से ये सिलसिला जारी हो, बस जज साहब तक ये इतला नहीं आई कि वो इश्तिहारी मुजरिम है और तकाजे नहीं पूरे किए, तो ये एक मजाक है। वैसे आप कर दें, आजकल एक फैशन, मैंने कहा ना एक फैक्ट्री बंद हुई है, नई फैक्ट्री खुल गई है, तो पुरानी फैक्ट्री के अंदर जो है शहबाज शरीफ साहब पे और हमदर्द शहबाज शरीफ साहब पे सब पे ही वो क्लियर हो रहे हैं, वन आफ्टर अनदर हो रहे हैं। उनके ऊपर जो परसों मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वो जो उस ज़माने में बताया था कि जी ओपन एंड शट केस है, ये TT केस जो था, ये देखें ये अकाउंट है जहाँ से पैसे गए, ये पैसे हैं जहाँ पे अकाउंट गए, कोई पापड़ी वाला, कोई रबड़ी वाला, ये सारे नाम आते थे। तो वो एकदम से उसके अंदर भी जो है ना मुकदमे भी वो ख़त्म हो गए हैं और उन्हें परसों जो है बरीयत की दरख्वास्त भी दी है और वो भी वहाँ से बरी हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए आमिर साहब, सुनने में ही आपको मेरा सवाल कैसा लगेगा कि एक ऐसी जंग जो कानून के कटहरे में कई साल तक लड़ी गई और जब वो कानून के कटहरे से बाहर निकली तो कई सालों बाद सिर्फ ये बात कह दी गई कि जी इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई थी वही कानूनी नहीं थी। मतलब कानून के कटहरे में लड़ने वाली जंग ही अजीब है। वो जो है पूरे मुल्क के अंदर लोग इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं कि बजाय इसके कि हम रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएं, कानून की अपने अदालती निज़ाम को, इंतज़ामिया के निज़ाम को बेहतर करें, अब खराबी की तरफ जा रहे हैं। वो इतना का सियासी बन गया हुआ है, इतना भोंडा मजाक बन गया हुआ है कि इसमें सिर्फ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं है, इसके अंदर वो जिस तरीके से वो कवानीन के अंदर तरमीम कर दी गई हुई है और अदालत उसके ऊपर बैठ गई हुई है। फैसला सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत में बस नज़र आती है, 1 साल हो गया वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वो मज़ीद तरामीम हो रही हैं। इसाक डार साहब भी इस तरह, उनकी जायदाद भी कुर्क हो चुकी थी, वो वापस आके जायदादें भी मिल गई हैं, वो भी हो गई। और बेताशा है जो कि ये तरामीम की वजह से सैकड़ों लोग, पूरी PDM की तकरीबन लीडरशिप जो है या रेफरेंसेस ख़त्म हो गए हैं, जायदादें खुल गई हुई हैं, वो हो गई हैं। हाँ, अब दूसरी फैक्ट्री खुल गई है, वो PTI की खुल गई है, तो उसके अंदर जो PTI चेयरमैन हैं उनके, आपने कल मुझे उसकी फरमाई थी 170 मुकदमात है, तो आज ये पता नहीं आपने ये नए 6 मुकदमात गिने थे कि नहीं? आज ये खबर छपी हुई है कि जी उनको मजीद 6 मुकदमात हैं और ये दहशतगर्दी के एक्ट के तहत किए गए हैं। अब पाकिस्तान का कोई मेरा ख्याल शहर नहीं बचा। अभी इसके अंदर जो है PTI को चेयरमैन को फैसलाबाद और रावलपिंडी में 2 मुकदमात हो गए हैं, गुजरांवाला में हो गए हैं, मियांवाली में हो गए हैं, जो पहले यहाँ इस्लामाबाद के अंदर था और पिंडी में था। एक तरनौल के अंदर है जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी भी हैं, मुराद सईद भी हैं और असद उमर भी हैं। और मुकदमा मैंने कल ही जिक्र कर रहा था कि मैंने उसकी तफसील पढ़ी कि उन पे इल्ज़ाम क्या है।
उन्होंने कहा जी वहाँ पे लोगों ने जो तरनौल में नारे मारे, 12 कऊ में भी और पिंडी के तकरीबन थानों में उन्होंने उनकी इमाम पे डाले। मतलब ये है कि असद उमर साहब ने उनको कॉल की कि बेटा आज जाके ना तरनौल में जाके नारे मारो, और उस वक्त पीटीआई चेयरमैन याद रहे कि जेल में थे, तो उनकी इमाम पे वो उसको जस्टिफाई करना बाल मुकदमात का सिलसिला जारी है। और मज़ीद जो आज की लेटेस्ट खबर वो ये है कि ओन चौधरी साहब ने उन्होंने दरख्वास्त आज पेश कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये पीटीआई को ही ख़त्म कर दीजिए, मुल्क दुश्मन है, और इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ जो है और शुहदा के ख़िलाफ़ और जो है जो एक्शन करें हुए, इसलिए ये पार्टी जो है ना इस काबिल नहीं है कि मुहब्बत वतन नहीं है। तो माशाल्लाह बड़े साल उसके साथ मुंसलिक रहे, उस वक्त ये ठीक थी। और ये मैं भी सोच रहा था ये दिन भी आना था कि ओन चौधरी साहब जो थे इनका पीटीआई में रोल ये किस्म के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, प्रोटोकॉल के मामला देखते थे कि मेहमान आ गए हैं उनको बैठा दिया, चाय आ गई, बिस्किट आ गई, ये इस किस्म के कामों के ज़्यादा मैंने कभी इनको वो नहीं देता था। खुसर फुसर करते रहते थे इधर की बात कि आज साहब का अच्छा मूड है, साहब का मूड ख़राब है, इस टाइप की ये कुछ स्प्रिंग करते थे। मगर अब देखें इतनी बड़ी पार्टी के अब वो जो है ना बड़ी पार्टी मेरा वो आईपीपी जो है अब बताया जा रहा है किंग मेकर वो है। ओन चौधरी साहब ने ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जो है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। पार्टी के सरबराह जो हैं वो नाअहल हैं और बाकी मेंबरान तमाम बाई इलेक्शन आधे से तकरीबन सारे ही हार चुके हुए हैं और लोटों से भरी हुई है पार्टी जो है जिनका ये अखलाकी जो बैकग्राउंड है ये इस किस्म का रहा है, मगर वो चले हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं, अभी देखना होगा सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट करती है कि नहीं दरख्वास्त को कि ये एडमिसिबल है कि नहीं, क्योंकि माजी के अंदर जो मुझे याद पड़ता है कि पोलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है उसके अंदर ये शायद गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन को कहती है, जिस तरह एक मजहबी शिद्दत पसंद पार्टी को किया गया था तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जनाब ये वायलेंस के अंदर बहुत ज़्यादा वो हैं और ये इनके ये इल्ज़ामात हैं, तो कुछ अर्से के लिए वो बैन कर दी थी, कोर्ट ने बाद में वो भी कर दी थी। माजी में हमने देखा कई पार्टियाँ बैन हुई, अदालतों के ज़रिए भी बैन हुई, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए भी बैन हुई, वो नए नाम से आ जाती हैं, मजहबी शिद्दत पसंद पार्टियाँ हैं। फिर भुट्टो साहब के दौर में नैप की को बैन कर दिया गया था, वो एएनपी के रूप में आज भी जिंदा है। तो ये बैन करने वाला सिलसिला जो होता है और एक पार्टी जो कि पाकिस्तान की इस वक्त बार इंतखाबी लास्ट इलेक्शन के अंदर जैसे कैसे भी आप कहें कि इलेक्शन थे वो सबसे बड़ी पार्टी वही है अभी भी है, जो मर्जी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, मगर ये तो नहीं कह सकते कि पीडीएम की बात मान ली जाए कि ये पार्टी एग्जिस्ट। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस शख्स को आप नायल सरबरा कह रहे हैं ना पार्टी का, वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार है। मैं इस वक्त मैं वेलकम करूंगी इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अभी तबसरा बड़ा मुश्किल हो गया है कि एक ही चीज़ पे रोज़ हम बार बार बात करते हैं और एक मजाक बन गया है, क्योंकि कल ये मुझसे बहस कर रही थी सरवत कि अब हर चीज़ में लगाते अगर ऐसे हो तो मगर ऐसे हो, तो मैं इनसे कह रहा था ये अगर मगर की सियासत रह गई है, क्योंकि पहले तज़िया आसान था कि हम ये बात कर लेते थे कि कानून ये कहता है, आइन ये कहता है। तो आजकल के माहौल में तो आइन और कानून और अदालतें तो मैटर नहीं करती, तो ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है इसके ऊपर जनरल मैं चाह रहा हूँ पहले कमेंट करें, फिर मैं स्पेसिफिक आपसे सवाल करूँगा। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्लक्स में हैं और आइन के होते हुए भी हम जैसे लोगों को, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि बड़ा बेआईनी का दौर चल रहा है, बड़ी बेकायदगी का और लाकानूनियत का दौर है। तो ये बात सच है और ये जो एहसास है ये बहुत सारे पाकिस्तानियों में है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी आपके प्रोग्राम में सुन रहा था कि एक बहुत बड़ा सवाल चंद लोगों की ख्वाहिश है कि एक बड़ी जमात को उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अब ये बताते खुद जो है मतलब है कि एक बड़ा एक उस तरह की ख्वाहिश है जो मैं कहता हूँ कि कहते हैं ना कि जिसमें जमहूरियत पसंदी आपकी यहाँ नहीं होती है। इस मुल्क में जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ पार्टीज जो है पाबंदी लगी है, सबसे पहले लगी थी 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पे, लेकिन उस जमाने में कानून और वो आइन जरा मुख्तलिफ हुआ करता था। फिर भुट्टो साहब ने फरमाया 1975 में नैब पे लगाई थी और उससे पहले याहिया खान ने मुजीबुर रहमान की पार्टी पे लगाई थी अवामी लीग के ऊपर। अच्छा, लेकिन आज का जो हमारा आइन है आमिर साहब जैसा भी है, बेशक अमल नहीं हो रहा, वो ये कहता है कि असल फैसला जो होगा हुकूमत जब रेफरेंस मूव करेगी
वो आइदर थ्रू कोर्ट करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे, आखिर में वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, और सुप्रीम कोर्ट होगा वो आखिरी फैसला उसी ने करना है। अच्छा, उसमें जो जिनकी ख्वाहिश है कि अगला इलेक्शन तो राउंड द कॉर्नर है ना, अगर वक्त पे होता है तो मेरे ख्याल में इतना वक्त नहीं है कि उस पूरे लीगल प्रोसेस को मुकम्मल करने का। ये नहीं हो सकता कि आप हथेली पे सरसों जमाएं और आप कहें जी ये पार्टी पे पाबंदी लग गई, क्योंकि आपको उसके आईनी कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। और आपको याद होगा भी पीटीआई के दौर में टीएलपी पे पाबंदी लगी थी, लेकिन फिर जाहिर है कि उन्होंने वापस लेनी पड़ी, क्योंकि आप उसके ऊपर तो खैर एंटी टेरर कोर्ट के जरिए उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी जाना तो सुप्रीम कोर्ट में था। तो ये वाली बात जो है कि ठीक है, ख्वाहिशात लोगों की अपनी बड़ी बड़ी होंगी, और उसमें सबसे मज़ाक़ खेज़ बात ये कि वो जो इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी, जिसपे मुझे हमेशा इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट याद आते हैं, IPP, ठीक है ना, जिन्होंने बड़ा इसमें हमारी जिंदगी को मजीरन कर दिया है, उनका तो कोई लेना देना बनता ही नहीं है। ये तो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस अगर समझते हैं, उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि कोई पॉलिटिकल प्लेयर ऐसा है कि जो एट द बिहेस्ट ऑफ फॉरेन पावर्स या वो पाकिस्तान को खाकम बदहन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ साजिश कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब है कल को हर सियासतदान उठे अपने मुखालिफ को कह के जी फला पे पाबंदी लगा दी जाए, तो ये बात समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती। जी आमिर जी, वो पहले भी हमारे मुल्क में जिस तरह आपने बड़ा अच्छा किया कि 54 से तारीख बयान करनी शुरू की, तो ये एक सिलसिला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक तारीख रही हुई है। मगर माजी में और अब में एक फ़र्क ये है कि पहले एक फिग लीफ होता था, एक पर्दा रखा जाता था, एक डिनाइल होता था कि जी फलाने लोग उठाए गए, फलाने के साथ ये जुल्म हुआ, तो गवर्नमेंट या रियासत मुकर जाती थी कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। अभी वो पर्दा उठ गया है, वो फिग लीफ नहीं रह गया कि क्लियरली नज़र आता है कि जो लोग उनके अहकामात के मुताबिक नहीं चल रहे, स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहे, उनकी बनाई हुई स्ट्रेट लाइन पे, तो उनको रातों रात छोड़ दिया जाता है, वो क्लियर हो जाते हैं। और जिनको जो नहीं मान रहे होते, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनका दरमियाना टीयर तो PTI का उड़ गया है, जो शाहमूद कुरैशी साहब मुकदमा कर रहे हैं, असद उमर कर रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब दरमियान में इस्तेकाम पार्टी के अंदर चले गए थे, मगर वो फिर नज़र आया कि उनकी आखिरी सीटों में बैठे हुए थे, स्टेज पे नहीं बैठे, और वो बड़ा प्रोमिनेंट रोल ओन चौधरी वाला नहीं अदा कर रहे थे। तो मैं आज ही पढ़ रहा था कि उनके ऊपर दोबारा जो है ना एक आज नया नाकाबिले वारंट जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वारंट जारी कर दिए गए हैं। अभी ये भी बहस रहती है कि इलेक्शन कमीशन एक अदालत है या नहीं है, कि कल को आप और मैं भी ये जो कमेंट कर रहे हैं इस वक्त जो कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ भी नाकाबिले ज़मानत वारंट इशू करके बुला ले कि हमारी शान में आपने क्या गुस्ताखी की है। तो ये एक बहुत वो फिगली हट गया है, मजाक ही रह गया है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वो तो तौहीन अदालत का माशाल्लाह तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी पास हो चुका है। तुम्हें डरना चाहिए, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। तो अभी तो हर चीज़ में हम डरते हैं, खौफजदा हैं हम लोग। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आमिर साहब कि पहले चीज़ें बड़ी सेटल हुआ करती थी। हालांकि मीडिया इतना आम नहीं था उस ज़माने में, सोशल मीडिया नहीं होता था, 24/7 TV नहीं होता था, तब भी एहतियात की जाती थी कि भाई अखबारात जो अखबार वाले हैं कोई हम इस तरह की चीज़ ना करें कि लगे कि एकदम मतलब है कि बहुत ही कहते हैं ना रैश तरीके से काम किया गया हो। अब तो मेरे ख्याल में परवाह ही नहीं है, अगर वो कहते हैं खबर आ भी जाए, लोगों को पता चल भी जाए, तो हम लोग इतने बदमस्त है अपनी ताकत के नशे में, हमें परवाह ही नहीं है उस चीज़ की कि हमें क्या करना है, जो दिल में आता है करते हैं। आपने जो भी IPP की बात की कि बहुत सारे लोग, मेरी कई लोगों से रब्ता हुआ है पिछले दिनों में मुख्तलिफ वक्तों पे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनमें से बहुत सारे शाकी हैं कि जी बड़ा हमें मजबूर किया कि हम चले गए। बाज़ लोग जो गए थे, जैसे फवाद चौधरी साहब भी, जो मुझे थोड़ा सा इल्म है उनके इधर इर्द गिर्द के दो लोगों से जो पता चला कि वो शामिल तो नहीं हुए थे, वो गए, वहाँ पे उन्होंने हाजिरी ज़रूर दी, लेकिन उनके जो मौक़िफ़ आ रहा है लोगों के सामने जो वो बात करते हैं, तो वो ज़्यादा होपफुल नहीं है इस पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से। वो क्या बहुत सारे लोग, अगर आपसे भी कोई कहे ना कि भाई तज़किया करें IPP का, और हम भी करें, तो हम कहेंगे भाई मतलब है एकदम आप पॉलिटिकल पार्टी एकदम ऑर्गेनिक ग्रोथ होती, एकदम तो खड़ी नहीं हो जाती। फिर इस पार्टी ने तो पहली स्टेप गलत लिया कि ये लग रहा था कि ये PDM की C या D टीम है, B टीम का एजाज तो MQM को पहुंचेगा या बाप को पहुंचेगा, ये तो C या D टीम होगी। कि अगर आप जो है मतलब जब कोई सियासी जमात बनती है तो किसी को रद्द करके बनती है कि जनाब ये जमातें हमारी इस मुल्क की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, हम पूरा करेंगे। तो आप अपनी गुफ्तगू का जो अपनी अगराज और मकासद होते हैं उसमें क्रिटिसिज्म से शुरू करते हैं, तनकीद से शुरू करते हैं और बतौर हल अपने आप को पेश करते हैं। यहाँ तो इनसे पहले मिस स्टेप हुआ कि इन्होंने ये बताया ही नहीं कि जी ये मतलब है किसके खिलाफ है,
क्यों आए हैं? अब आप कहें जी मैं सब अच्छे हैं, भाई सब अच्छे हैं तो वो जाके पीपल्स पार्टी में शामिल हो, नून लीग में शामिल हो, आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि वोट आप मुझसे बेहतर जानते हैं प्रो पीडीएम और एंटी पीडीएम है ना, उसमें आईपीपी कहाँ खड़ी होती है आकर? आईपीपी अगर ये समझते कि इमरान वो पीटीआई पे मुकदमा करके कहें जी पाबंदी लगा दे, उसके बाद उनको इनके वोट मिल जाएंगे, तो मुझे बड़ा डाउट है। इनको अगर वोट मिलेंगे तो उस वक्त मिलेंगे कि पीडीएम के सामने खड़े हो, कहे जी मतलब है हमें इख्तलाफ है हुकूमत से, उससे इख्तलाफ की जरूरत नहीं करे। जनाब आमिर साहब, एक और बड़ी आज जो दिलचस्प खबर आई है कि अयाज सादिक साहब ने मरदमशुमारी के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने कहा जनाब ये अभी नहीं पता कि नए मरदमशुमारी के रिजल्ट तो आ चुके हुए हैं, मगर चूँकि वो उसको अभी जो है ऑफिशियली जो उसकी मंजूरी नहीं की गई, तो शायद ये पता नहीं अब काबिल कबूल होंगे नहीं, 2017 की मरदमशुमारी पे ही होंगे। तो अभी हाल ही में जब पंजाब और केपी के इलेक्शन की बात हो रही थी कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, तो एक ग्राउंड ये भी बनाई जा रही थी कि जनाब हल्का बंदियां जो है ना वो पुरानी वाली काबिल कबूल नहीं है, नए हो गए और ये आईनी वो है। अब वो जो पहले ग्राउंड्स थी सारी कि मरदमशुमारी हल्का बंदियों की एक ग्राउंड थी, एक रिसोर्सेज का मसला था कि जी पैसे कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास, फिर ये बताया जाता फोर्सेस नहीं है, फिर ये बताया गया और कुछ नहीं कि कच्चे के इलाके में जो है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से ज़्यादा कशीदगी हो गई है और आर्मर्ड कारें वहाँ जा रही थी और बताया जा रहा था कि सारी जो है ना अफवाज और फोर्सेस जो है ना उधर लगा दी गई हैं। तो वो सारी ग्राउंड्स अब एकदम से गायब होनी शुरू हो गई हैं जब से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब पता नहीं होते या नहीं होते। उन्होंने कहा जी असम्बलियाँ तो डिज़ोल्व होंगी, तो ये क्या वो उधर भी जो सियासी फिग लीफ की मैं बात कर रहा था, यहाँ से भी फिग लीफ गायब हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो जिस खदशे का आपने ज़ाहिर किया बहुत सारे लोगों के दिलों में है, और जो एक अगर आपको लगता है कि कोई इनको एक्सक्यूज तलाश करना है, कोई वजह देनी है, ये कह सकते हैं कि सेंसस अभी हुआ है, उसकी डिलिमिटेशन होगी और उसकी पूरी एक्सरसाइज है, हम कैसे कर दें, क्या कर दें, उसके लिए मतलब है कि असेंबली का कोई वो होगा, किरदार होगा। तो चीज़ों को गुंजलक करने के 100 बहाने हैं इस मुल्क में। और कहते हैं ना कि इलेक्शन ना कराना जो है मतलब वो कहते हैं हमारे मुल्क में पहले ज़िबा करते हैं, जवाब तो फिर आदमी तलाश कर ही लेता है ना कि क्यों ज़िबा किया। तो यही हमारी तारीख रही है। तो अगर इस बार भी ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बाज़ पोलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो तैयार नहीं है इलेक्शंस के लिए। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, गालिबन नून लीग उतनी कीन नहीं है, और हमारे यहाँ जो लोग पाकिस्तान की मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं उनको भी एहसास गालिबन उनके कहीं पर है कि अगर हमें बड़े रिफॉर्म्स करने हैं, हम इलेक्शन में जाएंगे, कंसर्टेनिटी होगी और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो जाए। तो चीज़ों के अंदर एक वो तो है, क्लैरिटी नहीं है अभी तक। और अभी तक कोई भी आदमी 12 अगस्त को इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, कोई आदमी यकीन से नहीं कह सकता कि अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात होंगे। हाँ, होने चाहिए, हम सबकी ख्वाहिश है, लेकिन यकीन मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं है, आपको अगर हो तो हो आमिर साहब। नहीं, मैं इस मुल्क के अंदर कोई भी किसी बात को भी यकीन का लफ्ज़ जो है ना डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। ये किसी को भी अगर कोई कह रहा है कि मुझे यकीन है तो उसकी दिमागी हालत का जो है ना वो चेकअप करवा लेना चाहिए। तो दूसरी एक मैं और आज की दिलचस्प खबर है आपसे, क्योंकि हमने इकट्ठे तकरीबन जो है ये सफ़र शुरू किया सहाफ़त का और 80s में किया। तो वो हमने वो ज़माने में क्योंकि जब का ज़माना था और MRD की तहरीकें और हम उस ज़माने में स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी पहले रहे हुए थे, तो उस ज़माने में सहाफ़त के अंदर भी एक एक्टिविज़म बड़ी जायज़ ही मानी जाती थी, क्योंकि कदरें थी जमहूरियत की और आज़ादी इज़हार की लड़ाई वो जुड़ी हुई होती थी। और हम पीपल्स पार्टी उसकी सिंबलिज़म थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा उसकी सिंबल थी। तो वो बड़ा हमारा उनका साफ़ियों का और पीपल्स पार्टी का सियासतदानों का नहीं कहूँगा, एक बड़ा इकट्ठा साथ रहा, सफ़र रहा। मगर आज ये रज़ा रब्बानी साहब की जो मैं ख़बर पढ़ रहा हूँ दिलचस्प है कि बड़ी एक रहती है कि बीबी के बाद से जो सेकंड टियर बीबी का था वो सारा खामोश हो गया। इक्का दुक्का लोग जो है एतजाज़ हसन जैसे या लतीफ़ खोसा साहब जैसे वो कुछ बात भी करने की कोशिश करते रहे हैं, तो उनको हॉल ऑफ शेम में लतीफ़ खोसा की लगा दी गई तस्वीर। एजाज़ हसन साहब के मतलब बयानात तो इस तरह के आने शुरू हो गए हैं।
और रज़ा रब्बानी जैसे लोगों के साथ हम 90 से हमारी इनके साथ दोस्तियां रही हुई हैं और ज़्यादा उम्मीदें थी और काफ़ी लोगों ने मायूस किया, मगर आज उनका ज़मीर दोबारा जागा है। लास्ट टाइम जो है वो रो पड़े थे जब ये एक्सटेंशन दी जा रही थी आर्मी चीफ को, तो आज उन्होंने दोबारा ये जो बल्तिस्तान में हुआ है वो उसके ऊपर जो है उन्होंने अपने गम का इजहार किया है कि जनाब ये सेंक्टिटी होती है। बल्तिस्तान के स्पीकर को जो है पुलिस थाने के अंदर वहाँ घुस गई असम्बली में और उनको स्पीकर को जाने नहीं दिया। ये बड़ी शर्मनाक वाक़या है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दरमियान में ये शर्मनाक वाक़यात का सिलसिला काफ़ी अर्से से चल रहा था कि जब ये सिंध हाउस में एमएनएस बिठाए गए, पंजाब में जब लोटाक्रसी हुई और उसके बाद फिर कश्मीर के अंदर हुई, हाल ही में मेयर के कराची के इलेक्शन में जिस तरीके से किया, पीपल्स पार्टी का ये शेवा नहीं होता था। जिस तरह की पीपल्स पार्टी हमने देखी भी थी और इस तरह की इनका एक माजी उस तरह का नहीं रहा था। नून लीग भी दरमियान में थोड़ी सी बाइज्जत हो गई थी, वो वोट को इज्जत दो के नारा मार के, मगर पीपल्स पार्टी का एक डिफरेंट था। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है पीपल्स पार्टी का ये हाल देख के। आपको क्या इसके मुतालिक आपके क्या जज्बात हैं? देखिए, पहली बात हुई कि जिस तरह हम ताने देते थे ना कि इस मुल्क में सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है, उसी तरह सिलेक्टिव तरीके से ज़मीर भी जाग रहा है। ये भी है, अगर अदब की ज़बान में बात करें, लिटरेचर की ज़बान में बात करें, तो सबसे बड़ी आयरनी और क्या होगी, या एक ही जैसी चीज़ें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हैं जिसकी आप मिसाल दे रहे थे, उसमें आप कहें जी मुझे इस चीज़ पे दुख हुआ और इस चीज़ पे दुख नहीं हुआ। हैरत अंगेज़ बात है। फिर दूसरी बात यह कि यकीनन पीपल्स पार्टी, मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों का बड़ा रोमांस भी होता था और वो समझते थे कि जनाब ये जो तब्दीली का निशान है, और ज़ाहिर है कि मार्शल लॉ दौर 11 बरस लोगों ने झेला था, तो उम्मीदों का मरकज़ महवर वो हुआ करती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज भी मैं अपने बहुत सारे सीनियर, मैं कम से कम, मैं क्योंकि कहते हैं एक्सट्रीम बाएं बाजू में होता था तो हम लोग जरा दूर रहते थे, उस वक्त भी हम जागीरदारों की पार्टी कहा करते थे उसको, ठीक है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यकीनन अगर हम कंपेयर करते थे, हम कहते थे पीपल्स पार्टी जमहूरियत की लड़ाई में हरबल दस्ते का किरदार अदा कर रही है उस जमाने के तनाजुर में। यकीनन उन लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग है ये चीज़ कि जिन्होंने इस चीज़ के मतलब है ना कि अपनी उम्मीदों का वो रखा था, और आप देखते हैं कि बिट्रेयल आफ्टर बिट्रेयल हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। यानी कि आप पीपल्स पार्टी से कुछ चीज़ों की तवक्को नहीं करते, जैसे मतलब है कि, लेकिन अब इल्ज़ाम जो उनके मुखालफी लगाते हैं वो यही लगाते हैं कि जनाब मतलब है धांधली का भी लग रहा है। मुझे नहीं पता है कि इसको किस तरह से वो जवाब देंगे। वो लोग उसका भी कह रहे हैं कि इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का जो रिकॉर्ड है, वरना पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करती है, लेकिन इस मरतबा आप देखें जो कुछ हो रहा है इस किस्म का तो मैंने कभी नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में। बस लास्ट ऐड कर दूं कि 5 जुलाई का कल परसों दिन था, और ये दिन जो है पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ऑब्ज़र्व किया जाता था, याद किया जाता था। भुट्टो साहब की इस दफ़ा कोई ख़ास मुझे जिक्र नहीं नज़र आया, और एन उसी दिन ही जो है उसी तरह के इज़ालॉग टाइप ऑपरेशन बल्तिस्तान में कर दिया गया। तो उसके बाद फिर ये मेरा ख्याल भुट्टो की पार्टी से ज़्यादा अब ये जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है। मेरा ख्याल आप मेरे से एग्री करेंगे, ये मुझे वक्फे का कह रही हैं। लास्ट कमेंट करें। मैं आपका जुमला मुकम्मल होने से पहले एग्री करूंगा। ज़ाहिर है कि देखिए, एक तो भुट्टो का आइन होता था, लेकिन फिर 18वीं तरमीम के बाद 100 से ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई, तो माशाल्लाह वो जरदारी साहब का आइन है। उसी तरह अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज की, उसमें जो गहरी छाप है वो जरदारी साहब ही की है। फिर भुट्टो साहब का नाम चल रहा है, यकीनन है, लेकिन पार्टी है माशाल्लाह जरदारी साहब की और उनके अहले खाना की है। और ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज की बदकिस्मती है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बन चुकी हैं, वो जमहूरी पार्टियां तो रही नहीं है, उनमें इलेक्शन नहीं होते, उसमें मतलब ये नहीं होता कि मेरिट के ऊपर फैसले हो रहे हो। जनाब जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आमिर साहब ने दिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम चले, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब से क्या ये तासुर वाकई देना दुरुस्त साबित होगा कि तहरीक इंसाफ का आखिरी किला समझा जा रहा था गिलगित बल्तिस्तान को, वो हाथ से निकल चुका है। हमारे साथ रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम टीजर देते हुए गए थे उसी पर बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, हमने तो सोचा था शायद कोई एक जगह बच जाएगी, कुछ हिस्सा इनके हाथ आ जाएगा, मगर 1 2 नहीं 3 धड़े वहां से निकल रहे हैं अब तो।
पीटीआई के? जी, 2-3 धड़े से ज़्यादा पहले तो मैं ये बार बार इसको दोहराता रहता हूँ, क्योंकि ये पहलू हमारी ये जो चीज़ें हो रही हैं आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, लोग हमारे इस नैरेटिव से, इस बयानिए से, जो सबसे अहम चीज़ है कि ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है, हमारी जो इंटरनेशनल जो हमारी पोजीशन है कश्मीर के हवाले से, और हम एक तकाबली जायज़ा देते हैं भारत में मकबूजा कश्मीर का कि देखें वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, देखें वहाँ एक कठपुतली गवर्नमेंट बनाते हैं, जब गिरा देते हैं, उठा देते हैं, और ये है। और मेरा क्योंकि ख़ानदान है कश्मीर के अंदर, मेरे उनसे राब्ते रहते हैं, ये मैं सिर्फ ये अपना तज़किया नहीं दे रहा, मुझे मैसेजेस आते हैं उनके कि ये आपके यहाँ जो हो रहा है, हमारे यहाँ एक री थिंक चल रही है। हम ये सोच रहे हैं कि ये मैं डायरेक्टली आपको कोट एंड कोट अपने एक रिश्तेदार की बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक री थिंक चल रहा है कि जिस पाकिस्तान के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, कुर्बानियाँ देते जा रहे हैं, तो ये जो कश्मीर यहाँ आज़ाद कश्मीर है, ये कोई इतना आज़ाद नहीं है। तो उनके यहाँ इन चीज़ों पे असरात आते हैं कि पहले आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से गवर्नमेंट गिराई गई, और अब बल्तिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान में सिलसिला जारी है कि वहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई बिल्कुल एक नंगे धड़ंगे तरीके से जिसका गवर्नमेंट को चेंज किया जा रहा है, ओपनली, ठीक है। उनकी डिग्री जाली निकल आई थी, पहले जाली निकली, फिर उसको सही कर दिया गया, दोबारा जाली कर दी गई। मगर जिस तरीके से वहाँ की अदालती निज़ाम भी है, पहले आज़ाद कश्मीर में देखा हमने, उन्होंने उनका एक बयान पकड़ के उन्होंने नाअहल कर दिया। यहाँ पे उनकी नाअहली के बाद जो है जिस तरीके से इजलास डिले हुआ, और ओपनली वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की हो रही है कि पीटीआई एक रातों रात जो है मेजॉरिटी पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें ले जाने वाली जो है वो गायब हो गई है, 3-4 धड़े बन गए हैं। और वहाँ हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ वहाँ से मेरा ख्याल माहिर कानून इस्लामुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे बिल्कुल पूछ लेते हैं कि हमें ये बताया जा रहा है कि जी वहाँ के कानून के मुताबिक ये जिस तरीके से 3 दिन से कश्मीर में भी हमने देखा कि कई हफ्तों तक वो डिले करते रहे इलेक्शन, जब तक कि उनकी मर्जी की वहाँ चीफ मिनिस्टर का बनाने का इंतज़ाम नहीं था हो गया। और यहाँ भी 3 दिन के लिए अदालत ने टाइम उनको दे दिया है, और बताया जा रहा है कि ये वहाँ के कवानीन के मुताबिक जायज़ है। अब ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की कोई क्लॉज मौजूद नहीं है, सो लिहाजा ये भी एक जायज़ है। चलें कानूनी तौर पर पहले हमें समझाएं, फिर इखलाकी बात करेंगे। जी मतीन साहब जी, यहाँ पे वज़ीर-ए-आला के खिलाफ एक पिटीशन आई थी यहाँ के हाई कोर्ट में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो जो 4 तारीख को वो हियरिंग के बाद मंजूर हो गई और उसी दिन वज़ीर-ए-आला डिस्क्वालीफाई हो गए। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद स्पीकर ने अगले दिन 5 तारीख को चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन का शेड्यूल दिया। तो वो शेड्यूल बहुत ही वो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में दिया था। 11 बजे नॉमिनेशन पेपर का प्रोसेस स्टार्ट था इशुएंस का, और 3 बजे इलेक्शन होना था। तो बाद जो मेंबरान असेंबली थे उनका ये कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में वो क्योंकि हल्के बहुत फार फ्लांग एरियाज में है, गांचे है, दियामर तांगीर है और गजर के, तो वो लोग 2 या 3 घंटे में गिलगित शहर में आके असेंबली के इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं जो अरकान असेंबली है। तो इस चीज को बुनियाद बना के गिलगित बल्तिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, वहां पे एक पिटीशन दायर हो गई कि ये जो हाजी शाबेक के नाम से जो कि एक मेंबर असेंबली है, कि हमें टाइम दिया जाए, एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हम अपना जो लीडर ऑफ द हाउस। इस्लामुद्दीन साहब, इसकी सियासी और कानूनी मंतक इस फैसले की समझ आती है कि एक टाइम देना चाहिए जिसके अंदर सही वहाँ पे इलेक्शन हो जाए, मगर वहाँ पे पुलिस जिस तरीके से असम्बली के अंदर दाखिल हो गई, और असम्बली का जो कस्टोडियन होता है, जो बाप होता है, वो स्पीकर ऑफ द असम्बली होता है, उनको पुलिस ने घुसने नहीं दिया। इसकी कानूनी आप ज़रा समझाएं या अखलाकी वजूहात समझाएं कि ये कैसे हो गया। जी, इस इशू पे ये बिल्कुल एक नाखुशगवार वाकया हुआ था, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि असेंबली का जो स्पीकर का और असेंबली का जो तकद्दुस था वो तो पामाल हुआ। ताम से जो स्पीकर साहब है उसने बाद में मीडिया टॉक करते हुए इसकी जस्टिफिकेशन ये दी हुई थी कि क्योंकि असेंबली में वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हो रहा था, सिक्योरिटी के कुछ इशूज थे, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया था, तो इसलिए जो हाई अलर्ट था
तो जो सब ऑर्डिनेट जो पुलिस के एहलकार थे शायद वो स्पीकर साहब के हद तक उनकी एक्सेस नहीं थी, उनको जानते भी नहीं होंगे क्योंकि दूसरी जगहों से बुला के डिप्यूट किया गया था। तो इसलिए ये स्पीकर साहब की तरफ से ये जस्टिफिकेशन बाद में आई थी। ताहम ये एक गलत इकदाम हुआ था। इस पे मेरे ख्याल से सूबाई जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उन्होंने स्पीकर साहब से इस बात पे मुआवजत की है। बाकी स्पीकर साहब इस मामले पे अपनी इख्तियार का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, ये उनकी एक सवाबदीद है। ये बहरहाल वहाँ से आईजी साहब को पहले ही वो रिमूव करना चाहते थे, बहाना बना के उन्होंने रिमूव कर दिया। मगर मेरे ख्याल में तो खैर आपके लिए वहाँ पे कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब ही जो है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वहाँ के। तो वो चीज़ सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब को रिमूव करना चाहिए था यहाँ पे। मगर मेरा ये है सवाल आपसे कि वहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग के ख़िलाफ़ कोई वहाँ पे कानून एग्जिस्ट नहीं करता, मादर पिदर आज़ाद है, को जिसका दिल का है। तो फिर ये इतने अरसा हम भी गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के लिए लड़ते रहे कि जनाब ये कश्मीर के इशू की वजह से अब उनको उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखते हैं। और बुनियादी हकूक़ के अंदर ये नहीं है कि अखलाकी या कानूनी कोई उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि जिस वोट बैंक से जिस पार्टी के नाम से आप आएँ वो कोई है ही नहीं है मादर। तो ऐसा ही है वहाँ पे। जी मतीन साहब, गिलगित बल्तिस्तान में जो निज़ाम है, जो आर्डर है वो प्रेसिडेंशियल आर्डर है, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट आर्डर 2018। तो उसमें कोई डिफेक्शन क्लाज नहीं है। जिस तरह हमारे आईन पाकिस्तान में 63A है तो उसमें दिया गया है कि वो डिफेक्शन क्लाज में कोई मेंबर अपनी पार्टी से के फैसले से मुनहरिफ होने पे उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो राइजुल वक्त जो आर्डर है, प्रेसिडेंशियल आर्डर, उसमें इस तरह का कोई क्लाज नहीं है, ये ओपन है। तो अब फ्लोर क्रॉसिंग का कानून ही मौजूद नहीं है। तो अब इसको किसी अखलाकियात के पैराए में तो देखा जा सकता है लेकिन कानून के पैराए में तो कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि डिफेक्शन क्लास गिलगित बल्तिस्तान में आप वैसे तो वकील हैं, मगर जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है। हमें अगर आप बता सकें कि वहाँ पे अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। ये सियासी सवाल है मगर मैं चाह रहा हूँ कि हमें ज़रा थोड़ा सा इनलाइटन करें कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि PTI के अंदर 2-3 धड़े बन चुके हुए हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है और एक हम ख्याल ग्रुप बन गया का है। तो कौन ताकत में है, कौन बनेगा वहाँ का चीफ मिनिस्टर आपके ख्याल में? जी मतीन साहब, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ की जो एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव में कुछ जो फैक्ट्स आप तक पहुँचा सकूँ। तो अभी तक बल्कि ये हम ख्याल ग्रुप आज से नहीं बना, ये काफी अरसा पहले से बना है। ये जावेद बनवा साहब का है और हमें बताया जा रहा है कि 8 से 10 अरकान 17 मेंबर चाहिए वहाँ पे मेजॉरिटी के लिए और ये क्लेम कर रहे हैं कि इनसे पास 8 से 10 हैं तो बाकी PDM के 9 मिला के जो है ये गवर्नमेंट बना सकते हैं। जी इस वक्त तो जो सामने फ्रंट पे नजर आ रहे हैं 2 फॉरवर्ड ब्लॉक या हम ख्याल ग्रुप तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं फ्रंट पे। इनमें से एक ग्रुप है हाजी गुलबर खान का ग्रुप है और दूसरा ये अपने जावेद मनवा साहब का है। तो हाजी गुलबर खान का जो ग्रुप आज नहीं बना है ये, बल्कि 7 जून को जब स्पीकर के इलेक्शंस हो रहे थे, जब एक फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि एग्जिस्टिंग जो उस वक्त के स्पीकर अमजद जैदी साहब थे उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी। तो उसका हिस्सा ये ग्रुप नहीं बना, ये जो हाजी गुलबर खान ग्रुप। उसके बाद दोबारा अपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का नॉमिनी था नजीर अहमद साहब स्पीकर के लिए, तो उनके हक में वोट भी नहीं दिया। तो हाजी गुलबर खान का ग्रुप तो आज से 1 महीना पहले का बना हुआ है। जो बाकी थे वो खुद को PTI ही का शो कर रहे थे और खालिद खुर्शीद साहब के साथ चल रहे थे। खालिद साहब के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पहली दफा ये जो जावेद मनवा ग्रुप है वो पहली दफा लाइमलाइट में आया है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली हम अखज़ कर सकते हैं कि PTI का अब वहाँ पे कोई ऐसा वजूद नहीं रह गया, 3-4 हिस्सों में बढ़ चुकी हुई है और वो ग्रुप अपने नाम से ही हैं बस। जी बिल्कुल। अब PTI का तो नाम लेना यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक अपने नाम से और अपनी मैंडेट के तहत या अपनी किसी मैनिफेस्टो के तहत आगे जाएंगे, वरना PTI के नाम से अब यहाँ पे किसी को सियासत करने या किसी आगे CM के इंतखाब के लिए कोई प्रोसेस में शामिल होने की गुंजाइश नजर नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। इस्लामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक की तरफ चले, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ हम डिटेल शेयर करेंगे शहर इस्लामाबाद की कि सीमेंट सरिया माफिया सीरिया की मदद से किस तरह से इस खूबसूरत शहर का हुलिया बिगाड़ा है। स्टे विद अस।
फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। शहर इस्लामाबाद के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं और इस वक्त सहाफ़ी हमारे साथ, रिपोर्टर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, काशिफ अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच काशिफ साहब आपका। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, काशिफ अब्बासी साहब से हम व्यूज़ लेंगे क्योंकि ये अभी इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे मालियात के हवाले से कि यहाँ के अब CDA के तो रॉबिन हुड में इनको कह रहा था बन गए हैं कि ये बहुत अच्छी खबरें लेके आते हैं। हमारा सारा मुल्क जो है इस वक्त पिछले 2-4 साल से माहौली जो मौसमाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके पिवट पे है कि उसके जो सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों पे इसका असर होगा हम उन मुल्कों में आते हैं। अभी हमने हाल ही में सिंध बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से सैलाब देखा, फिर अभी भी इस साल भी मानसून की अनयूजुअल अर्ली रेंज, लाहौर पूरा डूबा हुआ है। अभी हाल ही में हमने KP के अंदर देखा कि बिल्कुल कई इलाके, फसलें, सब कुछ तबाह हो गया। तो ये सिलसिला जारी है, मगर यहाँ इस्लामाबाद एक थोड़ा सा मुकाबलतन बचा हुआ है, मगर एक पूरा माफिया है, गठजोड़ है सियासतदानों का, पॉलिटिशियंस का और यहाँ के सेठ बिल्डर्स का, जो कि पीछे पड़ा हुआ है कि यहाँ का एक ग्रीन एरिया है जिसे ज़ोन 3 कहा जाता है। ये जंगलात का एरिया है जिसको प्रिजर्व करने के लिए बड़े सख्त कानून बनाए हुए हैं और इसके मास्टर प्लान में हैं और इसके शहरी भी उसकी एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा उठ खड़े होते हैं, आवाज़ें कम आती हैं। सिविल सोसाइटी भी पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी, उसकी भी आवाज़ें कम हो गई हैं। पहले अदालत ने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हुए हैं, जिस तरह मनाल रेस्टोरेंट का भी केस चल रहा है, ये जो रावल लेक के ऊपर जो किया, नेवी क्लब बनाया गया उसके ऊपर, फिर गोल्फ क्लब के ऊपर। अभी अदालतों में भी थोड़ी सी खामोशी है और ये वन आफ्टर अनदर कुछ ना कुछ ज़ोन 3 के पीछे पड़े हुए हैं। और अभी क्योंकि गवर्नमेंट जा रही है और गवर्नमेंट के जो वहाँ पे चीफ बाबू हैं वो तौकीर शाह साहब का इसके अंदर गांव है, उनका जुल्फी बुखारी का आबाई गांव जो है संजियानी है। ये घूम फिर के जो स्कीमें बनती हैं डेवलपमेंट की कि उसके अंदर इस एरिया के अंदर ममनू है कि आप कोई भी रेजिडेंशियल कॉलोनी या कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकें। गो के कब्जे बेताशा हो चुके हुए हैं, गैर कानूनी है और CDA या तो खामोश रहती है या उनके साथ मिली जुली होती है। जब मिली जुली होती है तो उसके कुछ अरसे बाद वो एक या दूसरी स्कीम ले आती है उसको रेगुलराइज कराने की। अभी हाल ही में पहले वहाँ पे एक बनाया जा रहा था हाउसिंग सोसाइटी, वो बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर हम लोगों ने शोर मचाया, काशिफ अब्बासी साहब ने स्टोरी की तो वो रुक गया सिलसिला। अभी हाल ही में बड़ी इमाम का ये बताया गया कि पीर साहबा की सड़क पे बड़ी वो कंजेशन रहती है और उन्होंने इलिसिट किया CDA चेयरमैन साहब ने, नूरुल अमीन मेंगल साहब ने, कि जनाब ये बड़ी कंजेशन होती है तो आपका क्या ख्याल है। सर्वे किस्म का किया उन्होंने ट्विटर पे, तो इसको चौड़ा ना कर दिया जाए। अब उसके ऊपर शुक्र है कि क्लाइमेट चेंज की जो वज़ीर हैं शहरी रहमान साहबा, उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया। उनका जनाब ये आपका मैंडेट नहीं है कि आप लोगों से पूछते फिरें ट्विटर के ऊपर कि सड़क बड़ी कर दी जाए या नहीं है। ऑफ कोर्स उसके आगे पीर साहबा के आगे लोगों ने घर बना लिए हैं, होटल बनाना चाहते हैं और हाउसिंग स्कीमें बनाना चाहते हैं। उसके पीछे पूरा एक माफिया है जो इसका हिस्सा है और CDA बिल्कुल उनके साथ हैंड्स इन ग्लव बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो वो उस पर रिएक्शन आया तो वो सिलसिला रुक गया। अब एक नया शोशा छोड़ा गया है कि जनाब ये एक सिकंदर रोड, अलेक्जेंडर रोड बनाई जा रही है, जिससे गोरा एकदम इम्प्रेस होगा कि हो अलेक्जेंडर रोड। तो बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे एक बुद्धा केव्स हैं और अलेक्जेंडर वेल है, जहाँ पे ये फोकलोर कहानी है कि जी वहाँ पे सिकंदर आजम ने उससे पानी पिया था। तो लोग देखने जाते हैं उसको, बुद्धा केव्स पे भी जाते हैं। तो अनकरीब आपने देखा होगा यहाँ से, क्योंकि ये सदियों से इन्वेडर्स वहाँ से नॉर्थ से यहाँ से गुजरते थे, इंडिया में आते थे, तो ये गौरी टाउन बना दिया उन्होंने, क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी साहब यहाँ से गुजरे थे। अब ये सिकंदर आजम का अभी अनकरीब आप देखेंगे हाउसिंग सोसाइटी उसके नाम पे होगी या बुद्धा हाउसिंग सोसाइटी भी आ जाएगी। तो फिलहाल ये नया गठजोड़ एक नया सिलसिला शुरू किया है और ये एग्जैक्टली तौकीर शाह साहब के गांव के पास से, और वहाँ पे नाजायज़ कब्जे पहले ही हुए हैं, वहाँ ज़्यादा एक्सेस देने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तफसीला बाद में करेंगे, काफ़ी लंबा मैंने कर दिया। ये हमारे साथ काशिफ अब्बासी साहब मौजूद है। काशिफ साहब आपने इस पर डॉन में बड़ी अच्छी स्टोरी भी की हुई है, ज़रा तफसील बताएँ कि ये नया शोशा, ये प्लान है क्या?
जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाएं कि पिछले साल जिस इन्होंने अटेम्प्ट की वो गंदारा इनकलेव बनाने पे, जिस पे आपने बहुत मेहनत की, बहुत प्रोग्राम की, अपनी आवाज़ रेज़ की, तो ये वो जोन 3 और ग्रीन एरिया बच गया। फिर ये एक नया चक्कर चला के उधर से आगे जी कि हम पीर सुहावा से लेकर बरीमाम तक रोड क्यों ना बना दें, हालांकि वो सारा प्रोटेक्टेड एरिया और उसमें ये बना सकते ही नहीं है। अच्छा, उस पर भी जब हमने भी और आपने जॉइंट एफर्ट की तो वो प्रोजेक्ट फॉर द टाइम बिंग वो शेल्फ हो गया, वो नहीं हो सकता। अब एक तीसरी चीज़ ऑल ऑफ सडन सामने आ गई जिसका इनाग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। शहबाज शरीफ साहब से उसका इनाग्रेशन करवाया गया कि जनाब एक नया रोड है और ये जो लिंक कर देंगे हरीपुर से शाहलादिता को, इस्लामाबाद को, टूरिज्म प्रमोट होगी। तो वहाँ पे कौन सी टूरिज्म प्रमोट होनी है? मैं आपको बताता चलूँ कि वो मरगला के बिल्कुल दिल से गुजरती हुई वो रोड है और वो जोन 3 है। इशू ये है कि बात इस्लामाबाद की नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की टेरिटरी में जो रोड है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इशू ये नहीं है, इशू मेन ये है कि जो केपी साइड वाली जो जगह है वहाँ बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की वहाँ पे प्रोजेक्ट्स है जो लोगों ने रखे हुए हैं और वो बहुत अरसे से अटेम्प्ट कर रहे थे कि ये रोड बने। और ये 7.5 किलोमीटर का रोड, ये आप याद रखिएगा कि एक ये हाईवे नेशनल NHA के स्टैंडर्ड के ऊपर ये रोड बन रहा है और अगर ये रोड इस तरीके से वाइड हो गया, 40 फीट वाइड हो गया, तो फिर यहाँ से ये जंगल में ये जितने भी जो बच्चे खुचे जो जानवर रहते भी है तो ये भी सारा इकोसिस्टम भी आपका तबाह हो जाएगा, सारी वाइल्ड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एक जो है ना हरीपुर तक जो है शॉर्टकट बनाया जाएगा, ये GT रोड का एक तबादल होगा जो कि बिल्कुल मारगला पहाड़ियों के दरमियान में से निकल रहा होगा। जब वो लाखों लोग रोज के वहां से गुजरेंगे तो जाहिर है वाइल्ड लाइफ भी मुतासर होगी, ग्रीन एरिया भी मुतासर होगा। मैं सही खस कर रहा हूँ? जी बिल्कुल सही है। और ये मैं आपको बताऊं कि पूरा जो हमारा ये मारगला का पहाड़ है ये इसके साथ वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगा। अच्छा, CD अब क्लेम क्या करता है, वो कहता है कि रोड तो पुराना बना हुआ है, हम उसी रोड को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने EIA भी नहीं करवाई। EIA इसलिए नहीं करवाई, कहते जी ये समझा दें कि यहाँ पे EPA जो एक इदारा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एजेंसी जो है, माहौल का उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इससे माहौल को फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लाइमेटोलॉजी के भी अंडर आता है। उन्होंने शहरी रहमान साहबा ने हमें उम्मीद है कि इस पर जिस तरह उन्होंने बरी इमाम रोड के ऊपर ये अपना जो है गुस्से का इजहार किया, यहाँ भी वो करेंगी। उनसे किसी ने पूछा ही नहीं और वो कह रहे हैं, मैं ये सही अखज़ कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमें उनकी इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले एक सड़क बनी हुई है, हम सिर्फ एक्सपेंड कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल यही मौक़िफ़ वो कह रहे हैं। हालांकि ये जोन 3 है और आप जब जोन 3 में कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, वाइडनिंग करेंगे, उसको रिपेयर भी करेंगे तो ये ट्रैफिक का इसकी खाली ये नहीं होनी चाहिए, इस पर ट्रैफिक असेसमेंट रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, इन्वायरमेंट वाले बताएंगे कितनी पोल्यूशन होगी, इसमें एयर कितनी डिस्टर्ब होगी। तो वो ज़रूरी था, लेकिन वो एक जस्टिफिकेशन लेके बैठे हुए। चले हम उनका ये आर्गूमेंट भी मान लेते हैं कि ये पुराना रोड है उसको ठीक कर रहे हैं। इशू ये है कि ये जोन 3 है और अगर CDA इतना सिंसियर है इस प्रोजेक्ट के साथ कि जी हम लोगों को फैसिलिटी दी। अच्छा, इसमें मैं एक और बात आपको बताऊं, ये 38 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो इसकी एस्टिमेटेड कास्ट थी और इसकी बिड जो आई है वो 37% अबव आई है। मतलब ये हुआ कि 52 करोड़ रुपया वहाँ उस एक रोड पे लगेगा और उसको नाम ये दिया गया कि ये दही इलाके की तरक्की। भाई दही इलाके की तरक्की, आप देहातों में जरा निकले तो सही ना, लोगों की सेवरेज का सिस्टम नहीं है, गलियां कच्ची हैं, आप ये पैसे वहां क्यों नहीं लगा? एक रोड पे दही इलाके की तरक्की के नाम पे ये 52 करोड़ रुपया क्यों लगाया जा रहा है? इसका इंपैक्ट ये होगा कि कोई आप यहाँ पे तो इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन KP साइड पे वहां लोगों के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, वो इस रोड का इंतजार कर रहे हैं और वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज भी बन रही हैं जो प्लान में है, लोग बनाएंगे और उन्होंने जमीनें लेकर रखी हुई है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ। और ये मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, इसके साथ ही मैं पूछना चाहूंगी रोड की चौड़ाई भी जरा क्लियर कर दीजिएगा। कुछ लोगों के हिसाब से 24 फुट है, CDA कहता है कि 40 है, एग्जैक्ट उसकी कितनी चौड़ाई कितनी है, मैं ये भी पूछना चाहूंगी काशिफ साहब से। ये CDA इसी तरह शुरू में कहता है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है वो 24, हम उसी को वो बड़ा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 40 फुट तक इन्होंने इसकी वाइडनिंग करनी है। तो यहाँ पे इसका कंट्रैक्ट भी इतना बड़ा 37% अबाव दिया गया और ये जल्दी करके दिया गया और ये चंद दिनों में वहाँ मशीनरी मोबिलाइज होने जा रही है और इसी गवर्नमेंट के होते होते ये उखाड़ बिछाड़ कर देंगे और फिर इनको ये होगा कि हम इंटरिम गवर्नमेंट के दरमियान जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा खौफनाक है जो बरीमाम और उसका वो था, वो तो एक नया रोड बन रहा था। यहाँ पे तो सारा, अगर CDA इतना सिंसियर है तो CDA का जोनिंग रेगुलेशन जो है वहाँ पे सेक्शन 144 लगाए और CDA पब्लिकली अनाउंस करे कि हम यहाँ पे किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। अगर ये सिंसियर है माहौलियात के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, तो ये कहें कि इस्लामाबाद के हदूद में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे बड़े इस्लामाबाद की लिमिट्स में भी बड़े बड़े लोगों ने ज़मीनें लेके रखी हुई हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उसमें हर शुबा ज़िंदगी के लोगों की वो पहाड़ों के दरमियान ग्रीन ख्वाब देखते हैं, जाके फैमिलीज को बताते हैं कि यहाँ हम विलास बनाएंगे, ये रोड अब खुला होने लगा है। वो कह रही है कि जनाब इससे टूरिज्म प्रमोट होगा। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वाइल्ड लाइफ और वहाँ का इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है, जहाँ हमारे यहाँ ये तरीकाकार देखा है बगैर मास्टर प्लान
के जहाँ सड़क जाती 20 है seconds वो इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। तो ये टूरिज्म वहाँ क्विकली टूरिज्म प्रमोट हो रहा है वहाँ पे। वहाँ टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा, वहाँ जिस तरह पहले लशारी साहब के ज़माने में ऊपर रेस्टोरेंट बनाए गए उनका बिजनेस प्रमोट होगा, टूरिज्म कहाँ प्रमोट होगा? टूरिज्म तो और ख़राब होगा इस्लामाबाद। यही हमारी खूबसूरती थी मरगा लगी। थैंक यू सो मच काशिफ अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह इसका फॉलोअप देखने वालों को देंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।